नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की ये लंबी कविता है। तो आइए आज आगे की व्याख्या हम देखते हैं। कवि क्या कहते हैं। सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कथई बुजुर्ग गुंबद। क्या कहते हैं कि सीन बदलता है, क्योंकि पहले कवि ये देखता है कि उसके अपने ही विचार हैं जो किसी गुफा, सुनसान गुफा में पड़े हैं, लेकिन वो चमक रहे हैं। वो स्वयं के विचार हैं, कवि के जनवादी या क्रांतिकारी विचार। तभी कवि कहते हैं कि सीन बदलता है, यानी परिवर्तन होता है। सामने एक सुनसान चौराहा है और वहाँ पर अंधियारा सांवले रंग का फैलाव है, चारों ओर वीरान है, यानी कोई भी नहीं है, बीच में वीरान है। और गेरुआ घंटा घर, गेरुए रंग का घंटाघर बीच में उसे दिखाई दे रहा है। उस घंटाघर के ऊपर कथई रंग का बुजुर्ग गुंबद है, बहुत पुराना एक गुंबद दिखाई दे रहा है। सांवली हवाओं में काल टहलता है। कवि को लगता है कि चारों ओर जो सांवली हवाएं चल रही है, अंधियारी हवाएं चल रही है, जैसे उसमें हवा के रूप में क्या टहल रहा है, काल टहल रहा है, समय टहल रहा है। रात में पीले हैं चार घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की चार अलग अलग गतियां हैं, चार अलग कोण की चार अलग संकेत। घंटाघर में चार बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई है, क्योंकि घंटाघर चारों तरफ से दिखाई देता है, जहां भी बना होता है चार घड़ियां उसमें लगाई जाती हैं। अर्थात अगर हम देखें तो इससे क्या पता चलता है कि घंटाघर का जो ऊपरी भाग है वो कैसा है, चकोर है, जिससे प्रत्येक दिशा में एक एक घड़ी लगी हुई है जो चारों तरफ से व्यक्ति को समय बताती है। इन घड़ियों का रंग कैसा हो गया है, पीला हो गया है। रात में पीले हैं चार घड़ी के चेहरे, उन चारों घड़ियों के चेहरे रात में पीले दिखाई दे रहे हैं। मिनटों के कांटों की चार अलग गतियां हैं, और उसमें जो मिनट के कांटे चल रहे हैं उनकी गति भी, यानी उनकी सुइयों की गति या वो सुइयां भी अलग अलग कोने में स्थित है और अलग अलग समय बता रही है। चार अलग अलग कोण की चार अलग संकेत, और उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो भी अलग ही मिल रहे हैं। मानस यानी मन में गतिमान चार अलग मतियाँ यानी बुद्धि, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी हैं, और खंभों पर लटकती हुई जो लाइट दिखाई दे रही है वो ऐसे लगता है कि बिजली की गर्दन वहाँ पर लटक रही है। इनको देखकर ऐसे लगता है कि मानो व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अथवा मन में चार अलग अलग तरह की जो बुद्धि या विचार है वो सक्रिय है। घंटाघर के आसपास बिजली के खंभे हैं, जिन पर नीचे की ओर झुके हुए क्या लगे हुए हैं, गर्दनें लटकी हैं, यानी बिजली के बल्ब लटके हुए हैं। उन बल्बों के आसपास, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों में पंखों के कीड़े, और उन बल्बों के आसपास क्या है, बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े, कि बेचैन होकर अपने ख्यालों में वो पंखों वाले कीड़े वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। बार बार वो उस जलती हुई लाइट के पास जाते हैं, और ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, बल्कि कवि के अंतर्मन के विचार हैं जो मचल रहे हैं, मचल मचल कर बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े व तिनके, और उस घंटाघर के नीचे ही पक्षियों के पंखों के टुकड़े हैं, उनकी बीट है और तिनके पड़े हुए हैं। गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नज़रों से देखते हैं सब और, मानो कि इरादे भयानक चमकते। और जो वहाँ उस गुंबद का जो सुराख है या विवर है उसमें बैठे हैं बूढ़े और असंभव जो पक्षी हैं, लेकिन उनकी नज़रें कैसी है, बहुत तेज हैं, वो चारों ओर देख रहे हैं, मानो कि इरादे भयानक चमकते। तो यहाँ पर जो इरादे भयानक किसके चमक रहे हैं, पक्षी के। कौन से पक्षी के, जो अंतर्मन में बैठा है, किसके, कवि के। यानी कवि के अंतर्मन में जो छुपे हुए विचार हैं, जो क्रांति के विचार हैं, उन विचारों को उन्होंने एक बूढ़े पक्षी के समान बताया है, जो अंतर्मन में बैठे हैं। वो जानते हैं कि क्रांति करना असंभव है, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें बहुत तेज है, और तेज नज़रों से वो सारी दुनिया को या जनता को, इस समाज को देख रहे हैं, यानी चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। उनके इरादे कैसे हैं, भयानक हैं, चमकते हैं, यानी खतरनाक इरादे लग रहे हैं। सुनसान चौराहा, बिखरी है गतियाँ, बिखरी है रफ्तार, गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। जो चौराहा है
चार राहें जहाँ एक जगह मिलती है वो स्थान बिल्कुल सुनसान है। वाहनों की गति धीमी रफ्तार से चल रही है। बिखरी है गतियाँ, बिखरी है रफ्तार, यानी जो रफ्तार है वो बिखर चुकी है, धीमी हो गई है, जो गति है वो रुक गई है। गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, और गश्त वहाँ पर कौन कर रहे हैं? सैनिक। गश्त का मतलब होता है वहाँ पर चक्कर लगाना। सैनिक वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा या इरादे कैसे हैं? दुष्ट हैं, यानी अच्छे नहीं हैं। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक, तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती। जो सिपाही है गश्त लगाता हुआ वो इधर ही आ रहा है, और वह क्या कर रहा है? बड़ा ही भयानक लग रहा है, और अचानक ही अपनी सिगरेट अचानक ही वो सुलगा लेता है। ऐसे में उसका चेहरा कैसा दिखता है? तांबे के चेहरे, तांबे के समान उसका ऐंठ यानी अकड़न वाला उसके चेहरे की झलक दिखाई देती है। पथरीली सलवट, उसके चेहरे पर जो सलवट है वो पथरीली है, अर्थात उसके चेहरे पर जो भाव हैं वो कैसे हैं? कठोर हैं। दिया सलाई की पल भर लो में सांप सी लगती है, और दिया सलाई यानी माचिस की जब तीली जलती है उसकी हल्की सी रोशनी में उस सिपाही का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कैसा है? पथरीली सलवटों से भरा हुआ है। कवि कहता है कि जो पथरीली सलवट है वो कैसी लगती है? सांप सी, यानी सांप के समान उसे दिखाई देती है। उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पर उसके चेहरे पर रंग बदलता है हर बार, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ जानो मानो आता है, आप ध्यान रखें। मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो, वह ताक रहा है, और लेकिन पल पल उसका रंग, उसके चेहरे का जो रंग है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? उसे कुछ अनहोनी की आशंका होती है। कहीं न कुछ हो, वह ताक रहा है कि कहीं कुछ हो ना रहा हो, इसीलिए वो इधर उधर देख रहा है। संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, सांवले रंग का बंदूकों का जो जत्था है उन संगीन की नोकों पर वो टिका हुआ है। संगीन क्या है? बंदूक है, यानी जो सैनिक है वो बंदूकों का जो उनके पास सांवले रंग की जो बंदूकों का समूह है वो संगीनों की नोकों पर टिका हुआ है। गोल त्रिकोण पर बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, जो वहाँ पर सैनिक है वो गोल त्रिकोण बनाकर खड़े हुए हैं उस चौराहे या उस चौक में बीच में। एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँगता है परंतु अड़ा है। दूसरी ओर कुछ टैंक खड़े हैं मोर्चा लगाकर, और ऐसे लगता है कि वो दस्ता भी वहाँ सुस्ता रहा है, यानी ऊँगता है, लेकिन वहीं पर अड़ा खड़ा है, उस जगह को नहीं छोड़ रहा, यानी वो टैंक भी वहीं खड़े हैं। इन पंक्तियों में पहरा देते हुए सिपाही और टैंकों के दस्तों का वर्णन किया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि नगर में अभी भी मार्शल लॉ लागू है। क्यों? ताकि कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिसकी आशंका नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है कवि ने। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, लेकिन कवि के मन में अभी भी डर का भाव है, इसलिए वो दम छोड़कर भाग रहा है। भीगती है चप्पल चटपट आवाज़ चांटों सी लगती है, मेरी चप्पलें भीग गई हैं, और मैं जब उन भीगी हुई चप्पलों को पहनकर भागता हूँ तो वो आवाज़ कैसी आती है? जैसे गालों पर चांटे पड़ रहे हैं, क्योंकि चप्पलों में लगा हुआ कीचड़ उछल रहा है। पैरों के नीचे का कीचड़ उछलकर चेहरे पर, छाती पर पड़ता है सहसा, और चप्पलों के नीचे जो कीचड़ लग गया है वो अचानक, सहसा यानी अचानक ही, छाती पर पड़ता है। गलानी की मितली, और इसके कारण मुझे गलानी की मितली आने लगती है, यानी उबकाई आने लगती है। गलियों का गोल गोल खो अंधेरा, और गलियों में चारों ओर गोलाई में खो यानी गुफा के समान अंधेरा छाया हुआ है। चेहरे पर, आंखों पर करता है हमला, और उसमें कवि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर वो चेहरे और आंखों पर हमला कर रहा है, यानी उन अंधकारमय गलियों में कवि को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अजीब उमस बास, चारों ओर अजीब सी उमस भरी बांस या बदबू फैली हुई है, दुर्गंध फैली हुई है। गलियों का रूंधा हुआ उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी श्वास, ऐसे लगता है कि गलियों का श्वास रूंध गया है यानी रुक गया है। भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ऐसे में कवि अपना पूरा जोर लगाकर वहाँ भाग रहा है, और भागते भागते बहुत सारे रास्ते पार करते हुए मोड़ घूम गया है।
धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोल तार रास्ता। कि चारों ओर मुझे कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें या आकार दिखाई दे रहे हैं। किसके हैं? डर के हैं या किसी घर के, ये मैं बता नहीं सकता। अचानक ही कोल तार यानी कोल तार से बना हुआ जो बड़ी सड़क है, अच्छी सड़क है, वो मुझे दिखाई देने लगती है। लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा, वो लंबा चौड़ा है, स्याह काला है और ठंडा है। बेचैन आंखें ये देखती है सब और, कहीं कोई नहीं है, नहीं नहीं कोई भी। लेकिन कवि की आंखें बेचैन है, भय से ग्रस्त है। वो आसपास देखता है कि कोई मेरे आसपास है या नहीं है। शाम आकाश में यानी काले रंग के आसमान में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही है। तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कोई आंखें टिमटिमा रही है और वो सांकेतिक भाषा में जैसे मुझे कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे ही वो चमक रही है। मेरा दिल टिबरी सा टिमटिमा रहा है। और मेरा दिल क्या है? मेरा दिल अचानक ही कैसा प्रतीत होता है? जैसे टिबरी सा टिमटिमा रहा। टिबरी सा यानी मिट्टी के दीपक के समान टिमटिमा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि कवि जो है वो कई गलियों से निकलकर एक खुली और चौड़ी सड़क पर पहुँच गया है, जहाँ से वो आसमान को देख पा रहा है, उसमें टिमटिमाते हुए तारों को देख पा रहा है। और कवि को लगता है कि उसका दिल कैसा है? एक छोटे से दीपक के समान टिमटिमा रहा है। कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, और तभी कोई अचानक मुझे वहाँ पर रास्ते के बीच में खींच लेता है। जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, और मैं भी ऐसे चल पड़ता हूँ जैसे वो उस अज्ञात शक्ति ने मुझ पर जादू कर दिया है। सपाट सूने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग। सपाट चारों ओर बिखरे हुए सन्नाटे में तिलक की पाषाण यानी मूर्ति बनी हुई है। किसकी? पत्थर की। तिलक यहाँ पर कौन है? बाल गंगाधर तिलक की ये बात कर रहे हैं कि उसकी पत्थर की बनी हुई उनकी मूर्ति वहाँ दिखाई दे रही है। स्तब्ध है, अचानक से। स्तब्ध का मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है, जड़ीभूत है, अपनी स्थान पर वो जड़ीभूत है। देखता हूँ उसको, परंतु जो ही मैं पास पहुँचता हूँ, उसको देखकर जब मैं उसके पास जाता हूँ, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती है। वो पत्थर की बनी हुई जो मूर्ति है मुझे हिलती सी, जो पत्थर की चौकी पर, पीठिका यानी चौकी, किसकी? पत्थर की, मुझे हिलती सी लगती है। अरे अरे यह है क्या? और मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये हिल कैसे रही है। कवि ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये पत्थर की मूर्ति हिल क्यों रही है। तो यहाँ पर कवि ने अपने मनस्थिति का चित्रण किया है, जिसमें ज्ञान का हल्का सा प्रकाश होने लगता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का यथार्थ वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कण कण काँप रहे, जिनमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन, सब और गिर रही है चिनगियाँ नीली, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। कवि जब उस मूर्ति के पास जाते हैं तो उसे उसका कण कण काँपता हुआ नजर आता है, और उसमें से नीले रंग की बिजलियों की चिंगारियाँ झरती क्या है? नीले इलेक्ट्रॉन यानी चिंगारियाँ। कैसी? नीले रंग की बिजली की चिंगारियाँ निकलने लगती हैं सब, और वो चिंगारियाँ, चिंगियाँ यानी चिंगारियाँ जो नीली है, सब और गिर रही हैं। मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, और मूर्ति के तन यानी शरीर से चारों तरफ अंगारे गिर रहे हैं। मुस्कान पथरीली होठों पर कांपी। तभी कवि को अनुभव हुआ कि उन पथरीले होठों पर एक मुस्कान कांप रही है। आंखों में बिजली के फूल सुलगते हैं, और उनकी आंखों में बिजली के फूल सुलग रहे हैं। इतने में यह क्या? भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता है। तभी कवि देखता है कि उनकी जो माथे के बीच में नाक है, उसमें से खून की धारा बहने लगती है। कवि कहता है कि ये कहना मुश्किल है कि ये खून गर्म जो है रक्त टपक रहा है, ये कब से और कितनी देर से, ना जाने कब से ये रक्त गिर रहा है। तो कवि यहाँ अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है, ये क्योंकि फंटेसी पर आधारित कविता है, तो ये उनकी कल्पना है कि मूर्ति के नाक से रक्त टपक रहा है, खून के धब्बों से भरा अंगरखा, और उन्होंने जो अपने वस्त्र को रखा है कंधे पर, वो भी खून के धब्बों से भरा है। मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े, सहसा मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। ऐसे लगता है कि उन्हें कोई विशेष चिंता है, जो बहुत ज़्यादा चिंता के कारण ऐसा हुआ है कि उनका माथे मस्तक कोश यानी उनके जो मस्तक रूपी जो खजाना है, उसी में से ये रक्त निकल पड़ा है, और वो रक्त
नासिका यानी नाक के मार्ग से बह रहा है, यानी उनके दिमाग के भीतर जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा उनको प्रभावित कर रहे हैं कि वो रक्त के रूप में उनकी नासिका में से निकल रहे हैं। हाय हाय पितः पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा चिंता क्या। तभी कवि चिल्ला उठता है कि आप इतने व्यथित लग रहे हैं, हे पिता आप अधिक चिंता ना करें, अभी मुझ जैसे अनेक लोग इस धरती पर जीवित हैं। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरबस चिपका रुआंसा सा होता। और कवि क्या करता है, उस मूर्ति के पैरों से चिपक जाते हैं, पैरों को अपनी छाती से लगाता कवि, क्योंकि बार बार ये कह रहा है कि आप इतनी चिंता मत करो। वो मूर्ति जो ठंडे जिसके पैर हैं उनको अपनी छाती से वो लगाकर उन पैरों से चिपक जाता है, रुआंसा सा होता है, यानी उनकी आंखों में नमी आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। देह में तन गए करुणा के कांटे, और उनके देह में जैसे करुणा के कांटे तन गए हैं। छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगारियाँ, और जो उनके चेहरे पर से बिजली की चिंगारियाँ गिर रही थी वो अब मुझ पर गिरने लगती हैं। रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहते से लगता है। और उनकी नासिका से गिरता हुआ रक्त अब कवि के हृदय में टपक रहा है और ऐसे लगता है कि वो उनकी आत्मा तक पहुँच रहा है। खून का तालाब, इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में है धड़धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त। और इतने में कवि को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कवि को लगता है कि मेरी छाती के भीतर भी अब ठक ठक की आवाज़ हो रही है, सिर में धड़धड़ की आवाज़ हो रही है। लगता है कि कोई उसे पीट रहा है, लगता है कि कोई उसकी हड्डी काट रहा है। कवि को बड़ी ही फिक्र ज़बरदस्त यानी बड़ी ही चिंता उसे होने लगी। इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में धड़धड़, कट रही हड्डी, फिक्र ज़बरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंदा। और जो मेरा विवेक का भाव है, ऐसे लग रहा है कि वो एक तीखा रंदा यानी किसी चीज़ को काटने के लिए वो विवेक यानी ज्ञान तीखा रंदा चला रहा है। चल रहा बासूला से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, लकड़ी को तराशने का जो यंत्र है वो चल रहा है। छीले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई, कि मेरे भीतर जो मेरा अपना भाव है वो ऐसे लग रहा है कि मेरे अंतर्मन को, मेरे निजत्व को कोई छील रहा है। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे अंदर, और कवि को लगता है कि मेरे अंदर एक भयानक जिद जाग उठी है। हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है, जैसे एक भारी जिद का भाव मेरे अंदर आ गया है। इतने में आसमान कांपा व धाएं धाएं बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। और क्योंकि यहाँ पर कवि को एक नवीन ज्ञान से परिचित करवाने के लिए ये माहौल तैयार किया गया है, कवि उस बात को समझे, अपने अंतर्मन को समझे। कवि को लगता है कि उसके मन में कोई भयानक जिद उत्पन्न हो गई है और वो जिद्दी बच्चे के समान जीवन के सभी कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इतने में ही क्या होता है, आसमान बंदूकों की धाएं धाएं से कांपने लगता है। बंदूकों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कवि एक बार फिर बिजली की रफ्तार उसके पैरों में आ जाती है, यानी वो एक बार फिर से सक्रिय हो जाता है। और बिजली की तेज गति के कारण वो गुफाओं और गलियों में जैसे वो पहले से भाग रहा था, भागते भागते थक चुका है। अब वो सोचता है कि पैरों में बिजली की रफ्तार यानी तेज गति उसमें आ गई है, लेकिन अब वो चिंतित है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।